नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर, बेसिक चैनल पर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, जिसमें कि हम सीख रहे हैं। आज हम टेंस के बारे में चर्चा कर आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल बेसिक के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप बहुत जल्दी और बहुत आसानी से समझ सकें और इंग्लिश को सीख सकें। आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इंग्लिश ट्रांसलेट बनाएंगे और सीखेंगे कि आज इस वीडियो में हम सर्वप्रथम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचानने के नियम क्या होते हैं, इसमें कौन कौन सी किस वर्ब का, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, ये सब कुछ हम सीखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहले हम पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस परफेक्ट रूप का हमारा आखिरी टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या आ होगी, ई होगी, या ये होंगे आदि अगर वाक्य के अंत में आए तो इसका मतलब होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर विल हैव या शैल हैव का इस्तेमाल होता है। याद रहे, साधारण स्थिति में आई बी के साथ शैल हैव का प्रयोग किया जाता है और बाकी के साथ विल हैव लगाया जाता है। दूसरे परफेक्ट टेंसों की तरह इस टेंस में भी वर्ब की तीसरी फॉर्म का यूज किया जाता है, प्रयोग होता है। क्या आप लोगों को ये समझ में आया कि आई बी के साथ शैल हैव का प्रयोग किया जाता है और बाकी के साथ विल हैव का? कहीं कंफ्यूज होगा आपको, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आई बी ये सब्जेक्ट है तो जानते ही हैं। आई बी के साथ में हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे और बाकी क्या बचा? आई बी के अलावा बाकी बचा यू, दे, ही, सी, इट, नेम। इनके साथ में हम विल हैव का यूज करेंगे। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के प्रश्नवाचक वाक्य में विल हैव या शैल हैव को तोड़ दिया जाता है, अर्थात विल या शैल को कर्ता से पहले लगाया जाता है और हैव को कर्ता के बाद। वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग हैव के बाद होता है। अब प्रस्तुत है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कुछ वाक्य देख लेते हैं, सेंटेंस देख लेते हैं। अब देखिए, वह चटनी बना चुकी होगी, बना चुकी होगी, वह चटनी बना चुकी होगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वह चटनी बना चुकी होगी या उसने चटनी बना ली होगी। विल सी मेड हैव सॉस, विल सी हैव मेड सॉस। दूसरा है, आगे देखते हैं, क्या हम अजायब घर का दौरा कर चुके होंगे या क्या हमने अजायब घर का दौरा कर लिया होगा। शैल वी हैव विजिट द म्यूजियम, विजिटेड होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तीसरा है, क्या वह नींबू निचोड़ चुका होगा या क्या उसने नींबू निचोड़ लिया होगा। इसका आएगा इंग्लिश में विल ही हैव, सेंटेंस बनेगा विल ही हैव स्क्वीज्ड द लेमन। इसका क्या बनेगा? इसकी फर्स्ट फॉर्म स्क्वीज्ड, यही आएगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म। क्या वे कपड़े रफू कर चुके होंगे या क्या उन्होंने कपड़े रफू कर लिए होंगे। विल दे हैव डॉर्मेट, वे कपड़े रफू कर चुके होंगे या क्या उन्होंने कपड़े रफू कर लिए होंगे। विल दे हैव डॉर्मेट द क्लॉथ्स, क्या तुम गुब्बारे में हवा भर चुके होंगे या क्या तुमने गुब्बारे में हवा भर दी होगी। विल यू हैव इन्फ्लेटेड द बलून। अंत में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वे वाक्य हैं जो नावाचक भी हैं और प्रश्नवाचक भी हैं। इन वाक्यों में विल या शैल तो प्रश्नवाचक वाक्यों की तरह वाक्य के शुरू में ही लगेगा, लेकिन नॉट हमेशा कर्ता के बाद, लेकिन हैव से पहले लगेगा। उदाहरण के लिए, शैल आई नॉट हैव या विल हैव नॉट हैव या शैल वी नॉट हैव। अब हम कुछ वाक्य बना लेते हैं। क्या वह चटनी नहीं बना चुकी होगी, क्या उसने चटनी नहीं बनाई होगी। इसमें लगेगा, देखिए कैसे,
विल शी नॉट हैव मेट सॉस? क्या हम अजायब घर का दौरा नहीं कर चुके होंगे? या क्या हमने अजायब घर का दौरा नहीं किया होगा? Shall we not have visited the museum? क्या वह नींबू नहीं निचोड़ चुका होगा? या क्या उसने नींबू नहीं निचोड़ा होगा? Will he not have squeezed the lemon? क्या वे कपड़े रफू नहीं कर चुके होंगे? या क्या उन्होंने कपड़े रफू नहीं किए होंगे? Will they not have dyed the clothes? क्या तुम गुब्बारे में हवा नहीं भर चुके होगे? या क्या तुमने गुब्बारे में हवा नहीं भरी होगी? Will you not have inflated the balloon? प्रोनाउंसिएशन की आगे देखते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका उच्चारण अक्सर गलत किया जाता है। इन शब्दों के गलत व सही उच्चारण नीचे दिए गए हैं, तो हम पढ़ते हैं। अब देखिए, एब्सिकंट गलत उच्चारण है ये। सही पढ़ेंगे इसे एब्सेंट। एब्सेंट मतलब होता है काट कर अलग करना। दूसरा है एब्सेंस। एब्सेंस इसको पढ़ेंगे एब्सेंस। एब्सेंस एब्सेंस मतलब होता है गैर हाजिरी। हिंदी मीनिंग होगा इसका एब्सेंस। एब्सेंस अपन बोलते हैं एब्सेंट, बोलते हैं एब्सेंट बड़ा होगा ऐसे। एब्सेंस लिखा है इसमें, अपन इसका जो सही उच्चारण होगा एब्सेंस। एब्सेंस मतलब होता है गैर हाजिरी। एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट ये तो गलत उच्चारण होगा, इसका सही इसको कैसे पढ़ेंगे देखिए, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण। चौथा है एब्जॉल्व, गलत है, सही इसका होगा अब्जॉल्व। अब्जॉल्व मतलब हो जाता है क्षमा करना। अबंडेंस। अबंडेंस ये तो गलत हो गया, सही पढ़ेंगे इसका अबंडेंस। अबंडेंस अबंडेंस मतलब होता है भरमार। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट सीरीज में हम नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, न्यू नॉलेज के साथ में और न्यू ग्रामेटिकल पोर्शन के साथ में। एक नया नॉलेज मतलब अलग दूसरी सेंटेंस को लेकर के हम चर्चा करेंगे या कुछ नया और दूसरी चीज़ के बारे में हम सीखेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टाटा।